हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल साइंस ऑफ लाइफ। मैं सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं इस सीरीज में 10th स्टेट बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 दैट इज बायोलॉजी के हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो, जिसमें प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फर्स्ट चैप्टर देख चुके हैं। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल हम रिवाइज करने वाले हैं, क्विक रिकैप लेने वाले हैं सेकेंड चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। एक शॉर्ट में हम याद करते हैं कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है या फिर लाइफ का मतलब क्या है। लाइफ का मतलब होता है अ स्पैन बिटवीन बर्थ एंड डेथ। जन्म और मृत्यु के बीच में का जो समय होता है उसे जीवन बोला जाता है, और इस जीवन को सस्टेन करने के लिए जो बॉडी में अलग अलग प्रोसेसेस रन होती है उसे लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। नाइन्थ स्टैंडर्ड में आप लोग सीख चुके हो डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन वगैरह वगैरह। रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है वो हम इस साल सीख चुके हैं और इसी चैप्टर में हम देख चुके हैं। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का स्टार्ट हो जाता है विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन वाला फेज। अब ये ध्यान में रखना, रेस्पिरेशन के दो लेवल होते हैं, एक होता है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, एक होता है सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन। जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के लेवल पर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहे तो उसे बॉडी लेवल कहा जाता है, और सेल के लेवल पर एक्सचेंज हो रहे तो उसे हम सेलुलर लेवल कहा जाएगा। अब देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंडेंट होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, उनको अपने बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उन्हें कहा जाएगा एरोबिक ऑर्गेनिज्म। क्या कहा जाएगा उन्हें? एरोबिक ऑर्गेनिज्म। और जिनको ज़रूरत नहीं होती उन्हें कहा जाता है अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म। क्या कहा जाता है? अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म। तो अब हम ये देखेंगे कि एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक और अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस क्या है। ये अच्छे से करके जाना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो देखो, अब एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है इसे समझ कर लेने की हम थोड़ी कोशिश करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना है। ग्लूकोज का क्या होना है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना है। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है। अनएरोबिक में क्या होता है? अनएरोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होना है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ हमें समझ कर लेनी है कि जो एरोबिक है ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, जो अनएरोबिक है वो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है, मतलब उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये समझ कर लेना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन 3 स्टेजेस में किया जाता है। पहली स्टेज है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। दूसरी स्टेज है क्रेब्स साइकिल या फिर TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और थर्ड स्टेज आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी का प्रोडक्शन 2 स्टेज में होता है। पहली स्टेज होती है ग्लाइकोलिसिस और दूसरी स्टेज होती है फर्मेंटेशन। ठीक है, दूसरी स्टेज क्या होती है? फर्मेंटेशन। ओके, अब एग्जाम्पल देखना है तो एरोबिक किस में होता है? एनिमल्स में होगा, ह्यूमन में होता है। अनएरोबिक किस में होगा? अनएरोबिक मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया होते हैं, जो जर्मिनेटिंग सीड होता है उसमें होता है, और हमारे मसल सेल्स और RBC दैट इज इरिथ्रोसाइट इसमें होता है। ठीक है, तो ये बेसिक आप याद रखिए कि एरोबिक और अनएरोबिक में डिफरेंस क्या है। अब हम ग्लाइकोलिसिस, TCA, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फर्मेंटेशन, इनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने वाला है। ठीक है, अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अगर हो रहा है तो क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस, पहले तो साइट इसकी याद रखिए, ये लिखना जरूरी है कि प्रोसेस और अ साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज साइटोप्लाज्म। अब जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो 10 स्टेजेस में 10 डिफरेंट स्टेप्स में ये ऑक्सीडाइज होगा, और हमें क्या मिलेगा? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के, 2 ATP, 2 NADH2, 2 वाटर। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे। अब पायरुविक एसिड का कन्वर्जन एसिटिल कोएंजाइम A में होता है वाया इंटरमीडिएट स्टेज या फिर ट्रांजिशन स्टेज के दौरान या ट्रांजिशन रिएक्शन के दौरान। उसके दौरान भी हमें NADH2 मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। ओके, अब ये सारी घटना कहाँ घट रही है? ये सब घट रहा है साइटोप्लाज्म में।
अब साइटोप्लाज्म में ये हो जाने के बाद में क्या होगा, साइटोप्लाज्म में ये हो जाने के बाद में एसिटिल CoA जो है ये ट्रांसफर किया जाएगा इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में वो जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में अगली साइकिल स्टार्ट हो जाएगी जिसे कहा जाता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसे क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं क्योंकि क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था, तो ये याद रखना, दोनों में से कोई भी नाम पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे एसिटिल CoA जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा तो एक साइक्लिक चेन रिएक्शन देता है, क्योंकि उसकी शुरुआत ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड से होती है और ख़त्म भी वहीं पे होता है, इसलिए उसे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें एसिटिल पार्ट जो है एसिटिल CoA का वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल NaDH2 FADH2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेज क्या होनी है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में, तो जो NaDH2 और FADH2 मिल रहा है ना उसका कन्वर्जन ATP में किया जाएगा। क्यों ATP में कन्वर्जन करना है, क्योंकि हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज़, अगर हमारे पास डॉलर है तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है रुपीज़ में अगर हमें उसे स्पेंड करना है इन लोकल मार्केट, राइट। तो वैसे ही बॉडी को एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, बट फॉर्म किसके फॉर्म में हुई है, NaDH2 और FADH2 के फॉर्म में। इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में NaDH2 और FADH2 का कन्वर्जन किया जाता है ATP में। एक NaDH2 3 मॉलिक्यूल देता है ATP के और एक FADH2 2 मॉलिक्यूल देता है ATP के, और ये कहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और ऐसा करते हुए हमें टोटल 38 ATPs मिल जाते हैं इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज, दैट इज इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, दैट इज 38 ATP। ओके, ना इसमें जो NaDH2 और FADH2 दिया है इसे याद रखना, क्योंकि NaDH2 ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है और FAD ये फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, और इसमें विटामिन का पार्ट आता है जो हमें आगे सीखना ही है। ना ATP एनर्जी कैसे देती है हमें, तो ATP कन्वर्ट हो जाती है ADP में बाय रिलीजिंग द एनर्जी, मतलब जब फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है उसमें से एनर्जी बाहर निकलती है और वो एनर्जी यूटिलाइज की जाती है बाय द बॉडी। ओके, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन में इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर प्रेजेंट है, जैसे फास्टिंग है या हंगर है, तो बॉडी में लिपिड्स एंड प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज द कार्बोहाइड्रेट, ये ध्यान में रखिए, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में आता है नंबर लिपिड्स एंड फैट्स का, उसके बाद में आता है नंबर प्रोटीन्स का, एंड में नंबर आएगा प्रोटीन का। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसमें करते कैसे है, लिपिड्स को कन्वर्ट किया जाएगा फैटी एसिड में, फैटी एसिड को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द एसिटिल CoA, एसिटिल CoA को भेजा जाएगा इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन का कन्वर्जन किया जाएगा इनटू द अमाइनो एसिड, उनको अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन कर दिया कि अमाइनो एसिड को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द एसिटिल CoA एंड उन्हें भेजा जाएगा इन द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द क्रेब्स साइकिल। ओके, यहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, एक EMP पाथवे भी है। EMP पाथवे का मतलब ही ग्लाइकोलिसिस होता है। अब इसे हम थोड़ा सा समझ कर लेंगे, बट अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बाद। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या बोला, 2 स्टेज प्रोसीजर है, पहले होगा ग्लाइकोलिसिस, फिर होगा फर्मेंटेशन। देन व्हाट इज द फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द शुगर, मतलब ग्लाइकोलिसिस होता है और ग्लाइकोलिसिस के बाद में ऑर्गेनिक एसिड या अल्कोहल मिलेगा विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन है और इसमें एनर्जी बहुत नहीं मिलती, बहुत कम एनर्जी मिलती है, दैट इज ओनली 2 ATP। साइटोप्लाज्म में जो ग्लाइकोलिसिस हो रहा है उसी के दौरान 2 ATP मिलती है। ठीक है, बट ये ध्यान में रखना, जो अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जी नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज फॉर्मेशन होता है और उस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को कट करने के लिए एंजाइम्स उनके पास नहीं होते, इसके लिए उनको वो टॉक्सिसिटी बन जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। तो अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सस्टेन नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ऐसे अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है जो कुछ % ऑफ ऑक्सीजन में सर्वाइव कर लेते हैं, बट ज़्यादा ऑक्सीजन अगर है तो दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव। ठीक है, अब
बैक्टीरिया तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते ही है, बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सीड्स जो है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जब वो ज़मीन में सबमर्ज्ड होते, पानी में होते हैं जर्मिनेशन के लिए। हमारे मसल सेल भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। इसी की वजह से हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है और हमें टायर्ड फीलिंग आती है और क्रैम्प्स जनरेट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन दोनों भी प्रोसेस का, एरोबिक एंड अनएरोबिक प्रोसेस के कंपैरिजन का। तो देखो, एरोबिक में प्राइमरी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिसिस होगा, पायरुविक एसिड मिलेगा, पायरुविक एसिड का कन्वर्जन एसिटिल कोए में होगा, वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलेगी। साइट क्या क्या है, साइटोप्लाज्म में होने वाला है ग्लाइकोलिसिस एंड कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटिल कोए, माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड क्रेब्स साइकिल। अब अगर लिपिड से लेना है तो लिपिड का कन्वर्जन फैटी एसिड में और फैटी एसिड का कन्वर्जन एसिटिल कोए में, एसिटिल कोए इन द क्रेब्स साइकिल, अल्टीमेटली फॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। प्रोटीन का भी, प्रोटीन विल गेट कन्वर्टेड इनटू द अमाइनो एसिड, देन एसिटिल कोए, देन क्रेब्स साइकिल, अगेन टू द माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बट अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें इन द अनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो उससे पायरुविक एसिड मिलते हैं, वो पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन में भी जाते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म उस फर्मेंटेशन का रिजल्ट अलग हो सकता है। जैसे ईस्ट में अल्कोहल मिलता है, अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में विनेगर, विटामिन ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे, और हमारे इरिथ्रोसाइट एंड मसल सेल में लैक्टिक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो ये चार्ट याद रखना, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। अच्छा, जैसे हमें पता है कि फैटी एसिड से भी हमें एनर्जी मिलती है और प्रोटीन से भी हमें मिलती है एनर्जी, तो कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी? तो कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस 4 किलो कैल एनर्जी। कौन? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स। प्रोटीन भी हमें 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स 4 किलो कैल एनर्जी एंड 1 ग्राम ऑफ फैट लिपिड्स गिव अस 9 किलो कैल एनर्जी। ये तीनों भी नंबर याद रखिए, ये एमसीक्यूज में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं। अब जो ह्यूमन बॉडी के प्रोटीन होते हैं या एनिमल्स के जो प्रोटीन होते हैं, उस एनिमल ओरिजिन प्रोटीन को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहा जाता है। हमारे बॉडी में फूड खाने के बाद में, प्रोटीन खाने के बाद में उसका डाइजेशन होगा, उससे अमाइनो एसिड सेपरेट होंगे और उन अमाइनो एसिड का इस्तेमाल हम करेंगे हमारे बॉडी के प्रोटीन बनाने के लिए। देखो, दुनिया का कोई भी प्रोटीन आप ले लो, वो सेम मेक ऑफ अमाइनो एसिड से ही बनता है। 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, बस उनका सीक्वेंस अलग अलग होता है, इस वजह से हर प्रोटीन एक दूसरे से अलग है। बट मान लेते किसी ने दूध पिया, उस दूध में से उसे केसिन ऑफ मिल्क मिला, तो वो केसिन से क्या मिलेगा, उसे केसिन को डाइजेस्ट करके उसको अलग अलग प्रकार के अमाइनो एसिड मिलेंगे। और ये अलग अलग प्रकार के जो अमाइनो एसिड्स है, इससे हम क्या करेंगे, खुद के बॉडी के प्रोटीन बनाएंगे। जैसे कि बोन में ओसिन प्रोटीन बनता है, सेल्स में वेरियस प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बनता है, एंजाइम्स बनते हैं, पैनक्रियाज में इंसुलिन, ट्रिप्सिन बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में अलग अलग हार्मोन्स बनते हैं जो प्रोटीनिशियस हार्मोन है, मसल में एक्टिन, मायोसिन जैसे फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स बनते हैं, ब्लड में हीमोग्लोबिन एंटीबॉडीज जो है वो प्रोटीन से बनते हैं, मेलानिन, केराटिन ये स्किन में बनते हैं। तो जो हम फूड से प्रोटीन खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करके अमाइनो एसिड मिलता है और उससे ये सारे जो प्रोटीन है, सेल्फ बॉडी प्रोटीन, वो बनाए जाते हैं। ध्यान में रखना, एक्सेस अमाइनो एसिड जो है वो स्टोर नहीं किए जाते बॉडी में, उनका ब्रेकडाउन होता है और इसी वजह से नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल मिलता है या बनता है। बहुत ज़्यादा नेसेसिटी रही तो प्रोटीन को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में और इस प्रोसीजर को कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। प्लांट्स में कैपेबिलिटी होती है, उनके पास डिनोवा पाथवे होता है, रूबिस्को नाम का एंजाइम है जो माना जाता है दुनिया का सब में ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है, जिससे वो अमाइनो एसिड्स बना सकते हैं। तो प्लांट्स में कैपेसिटी है खुद के अमाइनो एसिड बनाने की, एनिमल्स में अमाइनो एसिड बनाने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए हम फूड कंज्यूम करते हैं, डाइटरी फॉर्म में प्रोटीन लेते हैं जिससे हम अमाइनो एसिड डिराइव कर सकें। ठीक है ना। अब फैटी एसिड का काम क्या है? फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल के ग्रुप को हम लिपिड्स कहते हैं। लिपिड्स जो है हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दे आर इंपॉर्टेंट इन नर्वस सिस्टम, दे आर इंपॉर्टेंट इन द इम्यून सिस्टम, बहुत सारी जगह, एंडोक्राइन सिस्टम में भी वो इंपॉर्टेंट होते हैं। फैटी एसिड डिफरेंट सेल में अलग अलग सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो नेसेसरी है। फॉस्फोलिपिड्स सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है। इसी के साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स भी ये लिपिड से ही बनते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए,
इवन दो माइलिन शीट जो होती है एक्सॉन की वो भी लिपिड से ही बनती है। तो फैट्स एंड लिपिड्स आर नॉट बैड, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। बस अति तिथे माती वाली कंसेप्ट है कि आप अगर ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो ऑफकोर्स उसके साइड इफेक्ट्स दिखेंगे। ये अमाउंट याद रखना और यूजेस याद रखना, ठीक है। 9 किलो कैलोरी, ये अमाउंट आप याद रखना। अंडरस्टूड टिल दिस? ठीक है। अब उसके बाद हमें बात करना है विटामिन्स की। विटामिन्स जो है ये ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनियस कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनियस कंपाउंड है जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। बहुत कम क्वांटिटी में लगेंगे बट इम्पॉर्टेंट है, दे आर विटाल। मेजरली 6 टाइप ऑफ विटामिन्स है, मेन 6 टाइप। ऐसे आपको बहुत सारे प्रकार मिलेंगे बट मेन 6 टाइप है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। इसमें से ए, डी, ई, के, एक ए डी ये फैट सोल्यूबल है एंड बी, सी ये वाटर सोल्यूबल है। ये ध्यान में रखना। FADH2 और NADH2 जो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था उसमें भी विटामिन प्रेजेंट होते हैं, लाइक राइबोफ्लेविन B2 एंड निकोटिनामाइड B3। ओके, बी कॉम्प्लेक्सेस में आते हैं। विटामिन ए के डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बी के डिफिशियंसी से बेरी बेरी, सी के डिफिशियंसी से स्कर्वी, डी के डिफिशियंसी से रिकेट्शिया, के डिफिशियंसी से ब्लड क्लॉटिंग में डिसऑर्डर होता है, ई के डिफिशियंसी से डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सारे विटामिन हमारे लिए ज़रूरी है और हम ये डाइटरी फॉर्म से ले सकते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में प्रीकर्सर प्रेजेंट हो सकते हैं बट उन प्रीकर्सर को भी एक्टिवेशन के लिए हमें डाइटरी फॉर्म में ही लेना पड़ता है। बॉडी में विटामिन पूरी तरह से सिंथेसाइज नहीं होते, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं और एक न्यूट्रिएंट की जो है वाटर। यस, यू हर्ड इट राइट, वाटर इज़ अ न्यूट्रिएंट क्योंकि हमारी बॉडी 65 to 70% पानी से बनी हुई है। बाय वेट हमारी बॉडी में 70% पानी होता है, ब्लड में तो 90% पानी होता है, प्लाज्मा जो है उसमें। और हमारे बॉडी का फंक्शन लॉस हो जाता है, वो सही से काम नहीं कर पाती अगर पानी कम हो जाए तो। इसका मतलब वाटर इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट। और उसी के साथ साथ जो फाइबर्स होते हैं, रफेजेस जिसे बोला जाता है, वो हमारे बॉडी को एज सच कोई न्यूट्रिशन नहीं देते बट डाइजेशन में मदद करते हैं। डाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी के बाहर इगेट आउट करने के लिए, फीकल मैटर को रिमूव करने के लिए और बाउल मूवमेंट को स्मूथ करने के लिए मदद करते हैं। दैट इज वाई फाइबर्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। और ये गिव रीजन में पूछा जा सकता है, वाटर के बारे में भी और फाइबर के बारे में भी। ध्यान में रखना, फाइबर हमें मिलते हैं फ्रॉम द लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड सीरियल्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सेकंड चैप्टर, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज रेस्पिरेशन एंड द एनर्जी प्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब आता है सेकंड पार्ट जो है सेल डिवीजन। इट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। हाँ, सेल डिवीजन होना मतलब मल्टीप्लाई होना। बायोलॉजी इज द ओनली सब्जेक्ट जहाँ पे डिवीजन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन है। हमारी बॉडी सिंगल सेल से अराइज हुई है, लाइक वी आर हैविंग अ ट्रिलियंस ऑफ सेल इन आवर बॉडी बट हम सिंगल जाइगोट से इतने सारे सेल का ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं। तो ये पॉसिबल कैसे? दिस इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। कभी हमारे बॉडी में इंजरी होती है, कभी डैमेज होता है, तो उसमें भी सेल डिवीजन जो है वो रिपेयर करने का काम करती है। ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन काम करता है। सो सेल डिवीजन इज एक्चुअली वेरी वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी प्रॉपर्टी है। इसी की वजह से वी आर एबल टू सर्वाइव। तो दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। अब हम माइटोसिस और मियोसिस में क्या बेसिक डिफरेंस है उसे समझ कर लेंगे और फिर उनके अंदर कैसी प्रोसीजर होती है वो देखेंगे। ओके, सो अब हम जान के लेने वाले हैं अबाउट द माइटोसिस एंड मियोसिस। तो लेट्स सी कि माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क क्या है। Mitosis, right? And here meiosis. So what is mitosis? Mitosis is called as इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। इसे इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने सेट ऑफ क्रोमोसोम मदर के पास होते हैं उतने ही सेट ऑफ क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में डॉटर सेल के पास किए जाते हैं। मियोसिस को कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि अगर मदर के पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल के पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम चलता है, ठीक है। क्या चलता है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जाता है। जैसे माइटोसिस में 2n अगर मदर के पास है तो डॉटर के पास भी 2n रहेगा, बट मियोसिस में मदर के पास 2n है तो हाफ सेट जाएगा इन द डॉटर, दैट इज n, इसलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस जो है ये सोमैटिक सेल, स्टेम सेल में होता है।
सोमैटिक सेल मतलब बॉडी के सेल, स्टेम सेल यानी ऐसे सेल जिसमें कैपेबिलिटी है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट होने की, जो बायोटेक्नोलॉजी के सेक्शन में हम सीखने वाले हैं, सीख चुके हैं, रिवाइज करने वाले हैं। मियोसिस जो है इसमें क्या होता है, ये हमेशा हो गए जर्म सेल में और उससे हमें मिलेगा गैमेट। ये ध्यान में रखना, गैमेट इज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस। गैमेट में मियोसिस नहीं होता, गैमेट ये मियोसिस की वजह से बनते हैं। थर्ड डिफरेंस, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल फॉर्म होती है, ठीक है। मियोसिस में 4 डॉटर सेल फॉर्म होती है। कितने डॉटर सेल फॉर्म होनी है? 4 डॉटर सेल फॉर्म होनी है। माइटोसिस जो है ये इम्पॉर्टेंट है रिपेयर के लिए, डैमेज कवर करने के लिए, ग्रोथ के लिए। मियोसिस ये इम्पॉर्टेंट है गैमेट फॉर्मेशन के लिए, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। माइटोसिस में जो डॉटर सेल होती है वो एग्जैक्ट क्लोन होती है, रेप्लिका होती है ऑफ द मदर सेल, और जो मियोसिस है उसमें क्लोन नहीं होते, देयर इज अ वेरिएशन, और इसी के वजह से हमें दिखाई देता है जेनेटिक वेरिएशन अमॉन्ग द पीपल। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस। अब हम उनके प्रोसीजर को समझ के लेंगे, ठीक है। सो अब चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, ये ध्यान में रखना, जब भी सेल डिवीजन होती है तो 2 स्टेज में होती है। पहली स्टेज होगी कैरियोकाइनेसिस, पहली स्टेज क्या होगी? कैरियोकाइनेसिस, और दूसरी स्टेज होती है साइटोकाइनेसिस। ओके, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो पहले होगा कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ये इवेंट एक के पीछे एक घटते, हमने हमारे कन्वीनियंट के लिए इसको स्टेजेस दे रखे। तो जब हम माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होना है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होना है। अब कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइड किया गया है 4 फेजेस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि किसमें क्या होगा, ये भी हम देखेंगे विद द व्हाइट बोर्ड ताकि हमें आसानी से समझ आए। तो देखिए, अभी पहले हम देखेंगे प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, क्रोमोसोम बनना स्टार्ट होता है, क्रोमैटिन फाइबर स्टार्ट टू कंडेंस, और जो सेंट्रियोल है वो एपियर होने लग जाते हैं। तो ये प्रोफेज में होगा। क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंसेशन स्टार्ट करके क्रोमोसोम बनाना शुरू कर देते हैं और सेंट्रियोल्स एपियर होता है। फिर आती है सेकेंड स्टेप, दैट इज द मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होने वाला है? प्रोफेज में एंड में जो क्रोमोसोम बने हैं वो क्रोमोसोम पैरेलली इक्वेटोरियल पर अरेंज हो जाएंगे, ये होगा मेटाफेज में, ठीक है। फिर आती एनाफेज। एनाफेज में क्या होना है? स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रियोल से निकल रहे हैं, उस स्पिंडल फाइबर ने किसको पकड़ लिया? सिस्टर क्रोमैटिड को पकड़ लिया, और टूवर्ड्स द पोल, ओके, टूवर्ड्स द पोल वो क्या कर रहे हैं? सिस्टर क्रोमैटिड को खींच रहे हैं, अपोजिट टू द पोल, वो एक दूसरे से खींच रहे हैं। ये होता है एनाफेज में। टीलोफेज में क्या होगा? टीलोफेज में एक ही सेल में हमें 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होते वक्त दिखेगी। कंडेंसेशन जो हुआ था क्रोमैटिन फाइबर का वो अब डीकंडेंसेशन होगा, मतलब क्रोमोसोम फिर से क्रोमैटिन में कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे, एंड सेंट्रियोल जो दिख रहे थे वो डिसअपियर हो जाएंगे। इस वजह से टीलोफेज को एंटी प्रोफेज भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, टीलोफेज में रीअपियर होती है। प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर होता है, टीलोफेज में डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। प्रोफेज में सेंट्रियोल एपियर होते, टीलोफेज में डिसअपियर होते, इसलिए इसे एंटी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज हो जाती है साइटोकाइनेसिस। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन के बीच में ऐसा एक क्लेफ्ट हमें दिखाई देता है, क्लीवेज हमें दिखाई देता है, और उसके बाद में इवेंचुअली 2 सेल सेपरेट हो जाती है फ्रॉम वन अनदर। ये होने वाला है इन द माइटोसिस। मियोसिस के साथ जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। मियोसिस ये थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, हम कह सकते हैं। मियोसिस को डिवाइड किया गया है 2 इसमें, मियोसिस 1, मियोसिस 2, जिसे हम M1, ठीक है, जिसे हम M1 एंड M2 कहेंगे। अब M1 में बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी घटना घटती है। M1 को डिवाइड किया गया है फर्दर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। M2 को डिवाइड किया गया है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। अभी हमें देखना है कि प्रोफेज 1 में कौन सी चीज़ें घटती है, ठीक है। सो
देखो अब ये क्योंकि रिवीजन वीडियो है, हम इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बट शॉर्ट में समझ कर लेने की कोशिश करेंगे कि प्रोफेज 1 को डिवाइड किया जाता है 5 स्टेजेस में। ठीक है, प्रोफेज 1 इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट स्टेजेस। पहली स्टेज होती है लिप्टोटीन, दूसरी स्टेज होती है जाइगोटीन, तीसरी स्टेज होती है पैचिटीन, फोर्थ स्टेज होती है डिप्लोटीन और फिफ्थ स्टेज होती है डाइकाइनेसिस। ठीक है, डाइकाइनेसिस ये है, याद रख लो, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब हर स्टेज में होता क्या है। पहली स्टेज प्रोफेज 1 की ये सिमिलर है टू द माइटोसिस के प्रोफेज वाली, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, सेंट्रियोल स्टार्ट टू अपीयर, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स टेक प्लेस। प्रोफेज 1 के पहली फेज का खत्म होते होते, लिप्टोटीन के खत्म होते होते क्या बन जाने, सारे क्रोमोसोम बन जाने। अब वो क्रोमोसोम आ जाते हैं एक दूसरे के इर्द गिर्द। ठीक है, वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। अब थर्ड स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है कायस्मा, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हो जाते हैं, जस्ट लाइक दिस। आई विल जूम इट आउट फॉर यू, लुक, जस्ट लाइक दिस। तो ये क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि वो मटेरियल का एक्सचेंज कर लेते हैं, रिकॉम्बिनेशन करते हैं, और उसके बाद में वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब जो सेल के अंदर क्रोमोसोम है, दैट क्रोमोसोम इज नॉट एग्जैक्ट सेम एज अ पेरेंट क्रोमोसोम, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन बदल गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अब सेम घटना घटेगी, मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल पर आ जाएंगे, एनाफेज में जो ये है स्पिंडल फाइबर है वो टूवर्ड्स द अपोजिट पोल उसे लेके जाएंगे। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू रीअपियर, क्रोमोसोम डिकंडेंस हो जाना, फिर बाद में सेंट्रियोल डिसअपियर होना, ये हो जाएगा। मियोसिस के एंड में हमें हैप्लॉइड सेल मिलती है। मियोसिस 1 के एंड में हमें हैप्लॉइड सेल मिलती है, मतलब हाफ ऑफ द सेट हमें मिलेगा। ठीक है, तो मियोसिस के एंड में जो डॉटर सेल मिल रही है, 2 डॉटर सेल मिलती है, ये हैप्लॉइड होती है, और इनका जो क्रोमोसोम का ये है, ये अलग है। दे आर हैविंग अ डिफरेंट दे आर हैविंग अ डिफरेंट जेनेटिक मेकअप, रिकॉम्बिनेशन इसमें हुआ है, और यही बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फीचर है मियोसिस का। उसके बाद में स्टार्ट होता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली सेम एज माइटोसिस, मतलब मेटाफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ये सेम होना है जैसे माइटोसिस होता है, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, क्रोमोसोम स्टार्ट टू फॉर्म एंड द सेंट्रियोल अपीयर्स इन द प्रोफेज 2। मेटाफेज में इक्वेटोरियल पर क्रोमोसोम आ जाएंगे, एनाफेज 2 में वो अपोजिट पोल पर खींचे जाएंगे, और टीलोफेज में सेल्स बन जाएंगे। क्योंकि अब मियोसिस 1 के एंड में 2 डॉटर सेल मिली थी, मियोसिस 2 के एंड में 4 डॉटर सेल हो जाती, क्योंकि 1 सेल गिव राइज टू द 2 डॉटर सेल बाय माइटोसिस, है ना। तो मियोसिस 2 के एंड में हमें कितने मिलेंगे, 2 फ्रॉम ईच। कितने सेल है, 2, तो कितने बन गए, 4। इसलिए मियोसिस के एंड में हमें 4 डॉटर सेल्स मिलती है, और माइटोसिस में हमें 2 डॉटर सेल मिलती है। ये ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल में थोड़ा सा हमें चेंज मिलता है। प्लांट सेल में इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग ऑफ द नॉच, वहाँ पर सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, और वो सेल प्लेट आगे जाके मेड्यूला में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है इन द प्लांट इंस्टेड ऑफ नॉच, क्योंकि सेल वॉल होती है ना उनमें, इसीलिए। तो मिडल लैमेला जो है वो किससे बनता है, मिडल लैमेला बनता है फ्रॉम दिस सेल प्लेट। ठीक है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे हमने माइटोसिस एंड मियोसिस को भी पूरी तरह से समझ लिया है कि माइटोसिस और मियोसिस क्या है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस पर, खास करके एक तो इमेज दी जाएगी, आइडेंटिफाई करने लगाया जाएगा, या फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट में भी पूछा जा सकता है। तो डिफ्रेंशिएशन में हमने एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन की भी पॉइंट देख लिए, माइटोसिस एंड मियोसिस की भी पॉइंट देख ली, और यहाँ पे हमने सेकेंड चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया इन 1 वीडियो, राइट। तो अगर आप लोगों को ये समझ आया है तो वेल एंड गुड, डू वेल, डू स्मार्ट स्टडी, डोंट गेट पैनिक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से स्टडी कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, जिसमें हमें बात करना है स्पेसिफिकली अबाउट द रिप्रोडक्शन। वी विल ट्राई टू कवर दैट चैप्टर इन 1 शॉट। अगर 1 शॉट में वो नहीं हो पाया तो
उसको 2 सेगमेंट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम डिवाइड कर देंगे. वी विल ट्राई टू कवर इट इन अ वन शॉट. ओके, क्योंकि थोड़ा लेंथी चैप्टर है तो देखते हैं उसको कैसे बनाया जा सकता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक. तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी वेल एंड यस, स्टडी स्मार्टली. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. बाय बाय. टेक केयर.